तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्वेशन एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। तो देखते हैं, जैसे हम लोग थ्री डायमेंशन में लाइन के केस में पढ़े थे कि अगर दो लाइंस हैं, एक लाइन है L1 और दूसरी लाइन है L2, तो उनके बीच का एंगल हम लोग कैसे निकालते थे। पहले वाले लाइन का जो डायरेक्शन ए दिया होता था वेक्टर, और दूसरे वाले लाइन का अगर डायरेक्शन वेक्टर बी दिया होता था तो हम लोग लगाते थे cos थीटा इज इक्वल टू क्या, पहले वाले लाइन का जो डायरेक्शन है उसका यूनिट वेक्टर डॉट दूसरे वाले लाइन का जो डायरेक्शन है उसका यूनिट वेक्टर, इसी से निकाल लेते थे। उस केस में हमने ये भी पढ़ा था कि एक एंगल थीटा आएगा तो दूसरा क्या आएगा। जैसे ये मान लीजिए ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, इसके बीच में एक एंगल थीटा आ रहा तो दूसरा ये भी एंगल बनने वाला है। इसका जो है वैल्यू कितना होगा, पाई माइनस थीटा। इनमें से कोई एक एक्यूट एंगल होगा और दूसरा क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। अब एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण कहते हैं हिंदी में, और ऑब्ट्यूज एंगल को अधिक कोण कहते हैं। ऐसे ही प्लेन के केस में क्या है कि जो एंगल बिटवीन द प्लेन्स बनता है, क्या, जो एंगल बिटवीन द प्लेन्स बनता है वही उनके नॉर्मल के बीच में एंगल बनता है। और चूंकि नॉर्मल हमको पता होता है आसानी से, नॉर्मल जो वेक्टर्स हैं प्लेन के वो आसानी से पता होता है, तो जो एंगल बिटवीन द प्लेन्स जो निकालना है हमको, वो एंगल बिटवीन द प्लेन्स कैसे निकालेंगे, हम लोग नॉर्मल के बीच एंगल कैलकुलेट कर लेंगे, वही एंगल बिटवीन द प्लेन्स होगा। अब ध्यान दीजिए, जैसे लाइन के केस में दो एंगल्स बनती थी, एक एक्यूट एंगल बनता था, दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल बनता था। सिमिलर केस क्या है, प्लेन के साथ भी ऐसा ही है। इसमें भी क्या है, दो केस बनने वाली है, एक एक्यूट एंगल बनेगा, दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। अब वो हम लोग देखेंगे कि कौन एक्यूट होगा कौन ऑब्ट्यूज होगा। ठीक है, तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लेता हूँ, जैसे ध्यान दीजिए इधर कि ये एक प्लेन है, कोई प्लेन है, एक एक प्लेन ये है, और दूसरा प्लेन इसको जो इंटरसेक्ट कर रहा, वो भी मैं साथ ही बना रहा हूँ। इस तरह का है कुछ इंटरसेक्टिंग प्लेन। पहले वाले प्लेन का जो नॉर्मल है वो है N1, दूसरे वाले प्लेन का जो नॉर्मल है वो है N2। एक प्लेन का नॉर्मल है N1, दूसरे वाले का नॉर्मल है N2। तो एंगल बिटवीन द अगर प्लेन्स निकालना है तो क्या करेंगे, इनके नॉर्मल के बीच में एंगल निकाल देंगे, बताइए। तो N1 जो है नॉर्मल, उसका दिया हुआ है A1 B1 C1, और इसी को हम लोग अगर एक्सपोनेंट वाइज लिखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, A1 I कैप, B1 J कैप, C1 K कैप। ऐसे ही N2 जो दूसरे वाले प्लेन का नॉर्मल है वो क्या है, N2, इसको A2 I कैप, B2 J कैप, C2 K कैप। इसी को ऐसे भी लिखते हैं, ये हम लोग बहुत पहले से, ये हम लोग को पता है कि वेक्टर को कंपोनेंट हमको पता होना चाहिए कि ये x का कंपोनेंट है, ये y का। भाई आई जे के क्या कर रहा है, ये कंपोनेंट को दिखा रहा है, ये भी क्या है आई जे के फॉर्मेट में लिखा नहीं है, लेकिन ये भी तो कंपोनेंट को ही दिखा रहा है। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के दोनों तरीके हैं, ठीक है। अब मुझे निकालना है एंगल बिटवीन दो वेक्टर्स, यही तो कहानी हुई भाई। प्लेन के बीच में एंगल निकालना मतलब क्या, उनके नॉर्मल्स के बीच में एंगल निकालना। अगर नॉर्मल पता है N1 और N2, तो क्या हम पढ़े थे कि जो अगर दो वेक्टर्स पता हो तो उनके यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट देता है cos थीटा। तो क्या यहाँ पे दो वेक्टर पता है N1 और N2, तो cos थीटा क्या होगा इनके केस में, तो इनके केस में जो cos थीटा होगा वो क्या हो जाएगा, पहले वाले वेक्टर का यूनिट वेक्टर यानी N1 कैप डॉट दूसरे वाले वेक्टर का यूनिट वेक्टर यानी N2 कैप। अब N1 कैप आप लोग निकाल सकते हैं कैसे, तो N1 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ N1 वेक्टर। कैसे निकालेंगे, तो ये तो सबको पता ही है कि N1 वेक्टर क्या है। अब कोई यहाँ A1 I B1 J प्लस C1 K कैप लिखे तो वही समझना है जो ये कंपोनेंट वाइज अलग अलग लिखा हुआ है, A1 B1 C1 डिवाइडेड बाय क्या, अंडर रूट में A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1। ऐसे ही N2 वेक्टर कैलकुलेट कर लेंगे यूनिट वेक्टर, और ये आ जाएगा A2 B2 C2 डिवाइडेड बाय क्या, अंडर रूट में A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, अब आगे बढ़ते हैं। हमको अगर कैलकुलेट करना है, cos थीटा कैलकुलेट करना है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। और डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं हम लोग, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई, चूंकि नीचे स्केलर है तो ऊपर क्या होगा, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई हो जाएगा। A1 A2 B1 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। यही केस हम लोग लाइन के केस में भी पढ़े थे कि कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, किसी को ये फॉर्मूला ना भी याद हो तो भी काम चल जाएगा, कैसे, क्योंकि नॉर्मल वेक्टर्स का यूनिट वेक्टर लेना है, उनका डॉट प्रोडक्ट cos थीटा के बराबर होगा और एंगल निकल जाएगा। इस फॉर्मूला को याद रखने का क्या फायदा है, ये हम लोग थोड़ा देखते हैं आगे। वैसे 3D में ये फॉर्मूला दिया हुआ है,
डेरिवेशन नहीं कर रहा है, लेकिन ये आसान सा है। किसी भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है तो पहले वाले का यूनिट वेक्टर डॉट ई, दूसरे वाले का यूनिट वेक्टर, यहीं से काम हो जाएगा अपना। ये फॉर्मूला जो लिखा हुआ है इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन है, वो देख लेते हैं। जैसे हम लोगों को अगर पता करना हो कि दो प्लेन्स पैरेलल कब होंगी, अच्छा ये बताइए लाइंस पैरेलल कब होती हैं? जब उनका डायरेक्शन सेम हो जाए, तभी तो पैरेलल होंगी। तो प्लेन कब सेम होंगी? जब उनका डायरेक्शन सेम हो जाए। लेकिन इस केस में क्या है कि डायरेक्शन ना दे के प्लेन का नॉर्मल दिया होता है। तो प्लेन अगर दो पैरेलल हैं, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का नॉर्मल सेम हो जाए, ये तो होना चाहिए। भाई अगर कोई प्लेन है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड प्लस डी वन इज इक्वल टू जीरो, और दूसरा प्लेन है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बी टू वाई प्लस सी टू जेड प्लस डी टू इज इक्वल टू जीरो। तो ये दोनों पैरेलल कब होंगी? जब दोनों का नॉर्मल सेम, क्योंकि डायरेक्शन देखिए लाइन के केस में डायरेक्शन था, इस वाले केस में क्या है, इसका नॉर्मल होता है। तो नॉर्मल का डायरेक्शन सेम हो जाए, इसका मतलब क्या है कि ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू क्या, बी वन बाई, ये लॉजिकली बता रहा हूँ, बी वन बाई बी टू इज इक्वल टू क्या, सी वन बाई सी टू हो जाए। तभी तो ऐसा होगा, तभी तो प्लेन पैरेलल होंगी। ठीक है। तो अगर प्लेन पैरेलल होती, जैसे ये प्लेन इस पैरेलल है इस प्लेन के, तो इनके बीच में एंगल जीरो हो जाएगा। ये देखते हैं हम लोग सॉल्व करके कि क्या यही कंडीशन आ रहा है क्या। तो अगर इनके बीच में एंगल जीरो हो जाएगा तो क्या होगा बताइए। कॉस जीरो, ये जो हम लोग निकाले थे एंगल बिटवीन द प्लेन टू प्लेन्स, ये कॉस जीरो वन हो जाएगा। और ये कॉस जीरो वन हो जाएगा, तो जैसे लाइन के केस में मैंने पिछले सेकंड वाले लेक्चर में बताया था, वैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यही कंडीशन निकल के आती है कि अगर दो प्लेन्स पैरेलल होंगी या दो लाइंस पैरेलल होंगी, तो उनके इसमें क्या है, इसमें डायरेक्शन रेशियोज किसके, नॉर्मल के क्या है, डायरेक्शन रेशियोज का जो रेशियो है वो क्या है, इक्वल है हर जगह। लाइन के केस में क्या था, डायरेक्शन रेशियोज का जो रेशियो था वहां भी इक्वल था। इस समय नॉर्मल का डायरेक्शन है, क्योंकि ध्यान दीजिए नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज है। लाइन के केस में डायरेक्शन यूज करते हैं। जैसे अगर ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू प्लस सी इज इक्वल टू जीरो लिखा है, और इसके पैरेलल लाइन लिखना है, तो क्या होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। ये तो होना चाहिए। तो डायरेक्शन सेम होना है, यही इस केस में डायरेक्शन नहीं सेम होता, इसमें नॉर्मल क्या होगा, सेम होगा। तो ये कंडीशन निकल के आती है ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू इक्वल टू सी वन बाई सी टू। ये लाइन के केस में मैं सॉल्व कर चुका हूँ, तो आप मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर n1 क्रॉस n2 में निकाल दूं, तो ध्यान दीजिए थीटा जीरो है, तो ये होता है n1 क्रॉस n2 क्या, पहले वाले का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। और थीटा जैसे ही मैं जीरो रखूंगा तो इसका मतलब क्या, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए। और जैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हुआ तो यहाँ से भी हम लोग कंडीशन लगाएंगे, तो यही आएगा क्या, ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू। अब ध्यान दीजिए कंडीशन फॉर प्लेन्स टू बी परपेंडिकुलर, यानी लंबवत होने का क्या कंडीशन होगा दो समतल या प्लेन के बीच में। तो पहली बात तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, और जैसे ही थीटा 90 डिग्री हुआ कॉस 90 की वैल्यू हो जाती है जीरो। और कॉस 90 की वैल्यू पीछे वाले में रख के यहाँ पे इक्वेशन रख लीजिए जीरो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल टू जीरो। यही कंडीशन लाइन के केस में भी था। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है एक कि फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द प्लेन्स दिस एंड दिस। दो प्लेन दिया हुआ है, इसके बीच में एक्यूट एंगल निकालना। इस अभी मैंने बताया कि प्लेन के बीच में एंगल निकालने का मतलब क्या है कि दो एंगल बनने वाले हैं, बताइए दो एंगल बनने वाले हैं प्लेन्स के बीच में। तो एक्यूट एंगल अगर निकालना है तो देखते हैं, एक एक्यूट होगा एक ऑब्ट्यूज होगा। अब एंगल निकालना है तो सबसे पहले क्या लिखूं, यहाँ लिया लिखा हुआ है इसका नॉर्मल। नॉर्मल लिख लेता हूँ। नॉर्मल का जो डायरेक्शन रेशियो है क्या है, ए टू है ए वन, इसको मान लेता हूँ मैं बी वन वन है, ये हो गया सी वन की वैल्यू कितनी माइनस टू। ऐसे ही दूसरे वाले प्लेन के लिए क्या है, ए टू इसको मान लेते हैं तो टू हो गया, ए बी टू क्या हो गया माइनस थ्री, और इसी तरह सी टू क्या हो गया सिक्स हो गया। अब हमको ये पता है कि एंगल बिटवीन टू प्लेन्स क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वन ए टू प्लस बी टू प्लस सी टू डिवाइडेड बाई क्या, अंडर रूट में ए वन का स्क्वायर प्लस बी वन का स्क्वायर प्लस सी वन का स्क्वायर इंटू अंडर रूट में ए टू का स्क्वायर प्लस बी टू का स्क्वायर प्लस सी टू का स्क्वायर। इसी में ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू को वैल्यू रख देंगे, कॉस थीटा निकल के आ जाएगा, कॉस थीटा निकल के आ जाएगा। ठीक है। अब जैसे अब जैसे हमने ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू की वैल्यू रखा, तो कैलकुलेट करने के बाद ये आ रहा है, ये देखिए कॉस थीटा की वैल्यू आ रहा है -11/21। बुक्स में -13/21 लिखा हुआ है। जो लोग पॉलिटेक्निक
की बुक से देख रहे होंगे ये, उसमें -13/21 होगा, तो उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, ध्यान दीजिए। तो थीटा कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस का 11/21। अब हमको ये पता है क्या कि कॉस इनवर्स माइनस थीटा जो होता है वो क्या है, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा होता है। जैसे कॉस इनवर्स माइनस जो थीटा होता है, ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। अगर माइनस हम लोग रिमूव करेंगे तो ये आता है, ठीक है, ये गलती से लिख दिया गया, ये प्लस होगा, ठीक है, अगर मैं कहूँ तो। अगर कॉस इनवर्स माइनस थीटा लिखा है तो क्या उसका मतलब होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ थीटा। अब ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या है कि ये पाई माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये ऑब्ट्यूज है, एक्यूट है, ये आपको चेक करना पड़ेगा कि ऑब्ट्यूज है या एक्यूट है। तो अगर ये ऑब्ट्यूज हुआ तो एक्यूट एंगल क्या हो जाएगा, पाई में से इस पूरे वाले एंगल को घटा देंगे, तो पाई में से इसको माइनस कर दिया, तो कितना आ जाएगा ये, तो ये एक्यूट एंगल, ठीक है, ये पॉजिटिव भी है, एक्यूट एंगल भी है, ये पाई माइनस थीटा, ये देख रहे हैं ना, ये एक्यूट एंगल यही होगा, पाई माइनस थीटा। तो ये आ गया आपका, ठीक है। एक एंगल थीटा बन रहा है जो ये है, एक पाई माइनस थीटा, जो हमारे केस में क्या है, कुछ लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्लस माइनस रख के सॉल्व करते हैं और बाद में वही कहते हैं कि प्लस के लिए ऑब्ट्यूज होगा, माइनस के लिए एक्यूट होगा। वैसे भी सॉल्व करना कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ऐसे सॉल्व करना ज्यादा सही होगा कि आप एंगल बिटवीन द प्लेन्स निकाल रहे हैं, उसके बाद आप चेक कर ले रहे हैं कि ऑब्ट्यूज होगा या एक्यूट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसको अगर वैसे ना करके हम लोग डायरेक्ट n1 और n2 वेक्टर मान लेते, नॉर्मल के डायरेक्शन मान लेते, तो क्या होता, वही बस कॉस इक्वल टू पहले वाले वेक्टर का यूनिट वेक्टर डॉट दूसरे वाले वेक्टर का यूनिट वेक्टर। पहला वेक्टर दिया है, दूसरा वेक्टर दिया है, इनका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई करके वही आएगा, फिर आंसर तो वही आना है लास्ट में। ऑब्ट्यूज एंगल नहीं निकालना है, एक्यूट एंगल निकालना है, तो क्या करेंगे भाई, एक एंगल तो हमारे पास ये पता चला, ये ऑब्ट्यूज है, ठीक है। तो एक्यूट क्या हो जाएगा, पाई माइनस इतना कर देंगे, पाई में से ये टोटल घटाएंगे तब जाके ऑब्ट्यूज आएगा, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिए, फाइंड द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। दो प्लेन दिया हुआ है, इनके बीच में एंगल निकालना है, तो मुझे लगता है आपको सॉल्व करना चाहिए इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1 1 एंड आल्सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स 2x minus 3y plus 4z minus 3 is equal to 0 and 3x plus y minus z minus 5 is equal to 0। तो एक प्लेन दिया है पाई 1, इसको मैं पाई 1 कह दे रहा हूँ, और दूसरा प्लेन दिया है पाई 2, कह रहा है इन दोनों के इंटरसेक्शन से एक प्लेन जा रहा, ठीक है, दोनों के इंटरसेक्शन से एक प्लेन जा रहा और इस पॉइंट से पास हो रहा। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखा हुआ है यहाँ, लेकिन एक्चुअल में बेसिकली मिलता क्या है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है। पता नहीं क्यों बुक में दिया हुआ था तो मैं भी लिख दिया, लेकिन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है। अगर दो प्लेन एक दूसरे को कट करेंगी, जैसे मान लेता हूँ मैं, ये एक प्लेन है मेरे पास, ठीक है, और दूसरी एक प्लेन है, जैसे ये, ऐसे समझ लीजिए, ये दोनों अगर एक एक दूसरे को कहीं पे कट कर रही हैं दो प्लेन्स, तो इसका क्या मतलब है कि एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो लाइन के केस में मिलता है, जैसे L1 अगर कोई लाइन है और L2 कोई लाइन है, तो इनके इंटरसेक्शन का पॉइंट मिलता है। प्लेन के केस में क्या मिलता है, लाइन मिलता है, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया, अगर हमको निकालना है इक्वेशन ऑफ प्लेन, इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स, दो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होती हुई, तो पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि अगर लाइन लाइन दिया हुआ, एक लाइन L1 है, दूसरा लाइन L2 है, तो इसके किसी भी फैमिली का अगर इक्वेशन लिखना हो जो इसके इंटरसेक्शन से पास होता है, तो हम लोग ये लिखते हैं L1 प्लस लेमडा टाइम्स L2 इज इक्वल टू 0, ये होता है, ठीक है। किसी भी इसके फैमिली फैमिली ही होगी, अगर इनके इंटरसेक्शन से पास होता हुआ कोई भी लाइन होगा, तो क्या होगा, इसी के फैमिली का होगा, तो इसके फैमिली के जो जो भी लाइन का इक्वेशन होगा वो इसी टाइप का होगा, L1 प्लस लेमडा टाइम्स L2 इज इक्वल टू 0। सिमिलर केस प्लेन में भी होता है। अगर मान लेता हूं मैं कि एक प्लेन है पाई 1, दूसरा प्लेन है पाई 2, तो इनके इंटरसेक्शन से पास होता हुआ जो प्लेन होगा वो क्या होगा, पाई 1 प्लस लेमडा टाइम्स पाई 2 इज इक्वल टू 0। अब ये हमको अगर समझ में आया तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि भाई दो प्लेन दिया हुआ, एक है पाई 1, दूसरा है पाई 2, और इनके इंटरसेक्शन से पास होता हुआ प्लेन निकालना है, मतलब इनके प्रतिच्छेद जो इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होगा, ये पॉइंट ना होकर लाइन होगा, क्योंकि जो प्लेन कट करते हैं एक दूसरे को, वहां पे लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं। तो अगर ये गलती से बुक में लिखा हुआ था तो मैं भी लिख दिया,
ठीक है, इसको लाइन आप लोग समझने का प्रयास करिए, क्योंकि ये देखिए दो अगर प्लेन एक दूसरे को कट करेंगे ना तो लाइन मिलता है इसमें इंटरसेक्शन में, पॉइंट नहीं। पॉइंट तो लाइन के, अगर दो लाइन से एक दूसरे को कट करती हैं तो एक कॉमन पॉइंट मिलता है, ठीक है ना, उसी को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या पता चला कि पाई वन प्लस लेमडा टाइम्स पाई टू इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि अगर दो प्लेन कट कर रही हैं एक दूसरे को और उसकी फैमिली से किसी भी प्लेन का इक्वेशन लिखना है तो क्या होगा, पाई वन प्लस लेमडा टाइम्स पाई टू इज इक्वल टू जीरो। तो भाई प्लेन वन ये है और प्लेन टू है ये, इसी को उठा के रख दिया इज इक्वल टू जीरो। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब लेमडा की वैल्यू अगर पता होती तो मेरा काम हो जाता। अब ये दिया हुआ है कि प्लेन जो है वो पास कर रहा किस पॉइंट से, 1 1 1 से। तो क्या करेंगे, ये जो प्लेन वन है, इक्वेशन वन लिखा हुआ है, इसी में एक्स वाई जेड की वैल्यू रख देंगे, क्योंकि इसको सेटिस्फाई करेगा ना, यही तो प्लेन है इंटरसेक्शन का, और वो पास कर रहा किससे, 1 1 1 से। ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर इसकी फैमिली, जैसे दो प्लेन दिया हुआ, इसके किसी भी फैमिली के, फैमिली ऑफ प्लेन का इक्वेशन लिखना है तो इनफाइनाइट मेनी फैमिलीज होंगी, लेकिन हमको वो चूज करना है ना जो 1 1 1 से पास हो रहा। तो ये तो हमने लिख दिया इन जनरल इक्वेशन ऑफ फैमिली। अब लेमडा की वैल्यू एक में जीरो हो जाएगा तो पहले वाले प्लेन को डिनोट कर देगा, लेमडा की वैल्यू कुछ और होगी तो दूसरे वाले प्लेन को, ऐसे ही ये सारे प्लेन्स को डिनोट करेगा जो इस फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमको चाहिए 1 1 1 से पास होता हुआ, तो क्या करेंगे, इसी में एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 रख देंगे, मतलब सेटिस्फाई करा देंगे, तो हमारे पास लेमडा आ गया जी। तो जो इक्वेशन हुआ रिक्वायर्ड प्लेन का वो क्या है, वो ये हो जाएगा, क्योंकि लेमडा की वैल्यू जीरो आ गई तो पहला वाला प्लेन पाई वन ही क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन हो गया। आगे बढ़ता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट 1 1 - 1 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स दिस एंड दिस। भाई दो प्लेन्स दिया हुआ है, उन दोनों के परपेंडिकुलर है कोई प्लेन और इससे पास हो रहा। तो ध्यान दीजिए, अगर प्लेन इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर, तो अभी हमने पढ़ा कि कंडीशन फॉर टू प्लेन्स टू बी परपेंडिकुलर क्या होता है, कि उन दोनों के a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू जीरो होगा, यही तो होगा ना। तो अगर मैं मान लेता हूं, अगर इक्वेशन ऑफ प्लेन मान लेता हूं ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू जीरो, तो क्या होगा, ए टाइम्स इस ये वाला प्लेन वन और ये जो गिवन प्लेन है दो, ये दोनों, ये प्लेन इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो ये वाला कंडीशन अप्लाई कर लेंगे, कौन सा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू जीरो। तो क्या होगा, a टाइम्स मल्टीप्लाइड बाई क्या, इसका कॉफिशिएंट x का 1 है, तो ए बी टाइम्स मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस सी टाइम्स मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और सिमिलरली क्या होगा, आगे ध्यान दीजिए, इसी तरह से दूसरे वाले प्लेन के लिए भी a मल्टीप्लाइड बाई टू, टू ए माइन प्लस का क्या, थ्री मल्टीप्लाइड बाई -3, तो -3 भी हो जाएगा। ऐसे ही c मल्टीप्लाइड बाई फोर क्या हो जाएगा, +4c इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास आ गया दो इक्वेशन। अब ए बी सी का वैल्यू निकालना है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई कर लेंगे। हमारे पास था a प्लस टू बी प्लस थ्री सी इक्वल टू जीरो, दूसरा इक्वेशन था 2a माइनस थ्री बी प्लस फोर सी इक्वल टू जीरो। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई करते हैं, तो हम लोग एक एरो बनाता हूं मैं, इसी को फॉलो करेंगे हम, ठीक है। जैसे हमने लिखा ए बी सी, अब मुझे निकालना है अगर ए, तो ए को क्या करूंगा, मैं ए को ढक लूंगा और इस एरो को फॉलो करूंगा। एरो क्या बोल रहा है कि इससे इधर साइड में जाइए, इस साइड को पॉजिटिव लीजिए। तो ए को ढकने के बाद क्या है, ये 2 × 4 ये पॉजिटिव लेना है, तो 8 हो गया। और बाकी जो बचा हुआ, क्या बचा हुआ, -3 × 3, तो ये हो गया -9। इसको क्या लेना है, इसको क्या लेना है, इसको एज इट इज रखना है, ठीक है। मतलब क्या, इसको माइनस कर देना ना, अपने पास से माइनस कर देना। तो इसको माइनस कर दिया हमने, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 लिया, 8 हो गया। और जो बचा है उसको क्या माइनस कर देंगे, तो ये -9 हो रहा है और एक माइनस हमने पहले से लगा दिया। ऐसे ही बी को कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, बी को ढक लेंगे और फिर एरो का डायरेक्शन फॉलो करेंगे। क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6 हुआ, और जो बचा हुआ उसको क्या निगेटिव कर देंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 तो -4 हो गया। ऐसे ही सी निकालना है तो सी को ढक लेंगे, एरो का डायरेक्शन ये फाइंड कर लेंगे, क्या होगा, ए 1 मल्टीप्लाइड बाई -3 और क्या 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये -4, क्योंकि इधर साइन बदल जाएगा। तो हम लोग आसानी से देख सकते हैं, ए बाई ये हो गया 8 + 9 इज इक्वल टू 17, तो 17 हो गया। बी बाई 2 इज इक्वल टू सी बाई -7, इसको मैं मान ले रहा हूँ कि लेमडा, क्योंकि हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास क्या आ गया, ए की वैल्यू आ गई 17 टाइम्स लेमडा, बी की वैल्यू आ गई 2 टाइम्स लेमडा और सी की वैल्यू आ गई -7 टाइम्स लेमडा।
तो ए बी सी की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 1 में रख देता हूँ, क्योंकि मैंने इक्वेशन 1 यही तो मान रखा है, ए बी सी की वैल्यू अगर रख देता हूँ तो मेरे पास ये आ जाता है और लेमडा से डिवाइड कर दूं, क्योंकि लेमडा 0 अगर होगा तो ए बी सी 0 हो जाएगा और ये पॉइंटलेस बात हो जाएगी। ठीक है, तो लेमडा 0 नहीं है तो लेमडा से डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 17x प्लस 2y माइनस 3 माइनस 7z प्लस डी बाई लेमडा इक्वल टू। अब ध्यान दीजिए, अगर डी बाई लेमडा की कुछ वैल्यू आ जाती तो हमारा काम हो जाता। तो इसीलिए ये दिया भी हुआ है कि ये इस पॉइंट से पास हो रहा, 1 1 माइनस 1 से। तो क्या करेंगे, ये ऊपर वाला जो प्लेन हम लोग निकाले हैं, ये इसी को पास करा देंगे किससे बताइए, 1 1 और माइनस 1 से पास करा देंगे। ठीक है, 1 1 और माइनस 1 से पास करा देंगे, तो हमारा जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास, 1 1 और माइनस 1 से पास करा देंगे। कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गई क्या? नहीं, ठीक। तो 1 1 और माइनस 1 से हम लोग पास करा देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोग 1 1 और माइनस 1 से पास कराए तो डी बाई लेमडा आ गया -26। अब चूंकि इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन डी बाई लेमडा की वैल्यू रख देंगे इसी -20 पिछले वाले इक्वेशन में, इस वाले में, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन हो जाएगा। अब कहीं कहीं पे किताबों में एक स्टेप आगे दिया रहता है, जैसे वो डायरेक्ट लिखता है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट 1 1 एंड -1 क्या होगा, तो वो लिख देता है डायरेक्ट x माइनस 1 प्लस बी टाइम्स मल्टीप्लाइड बाई क्या, y माइनस 1 प्लस सी टाइम्स मल्टीप्लाइड बाई क्या, z माइनस ऑफ -1 मतलब +1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इससे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, जो मेथड समझ में आए, दोनों सही है ना। ठीक है, वो प्लेन का इक्वेशन लिखते टाइम मैंने बताया था, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक प्लेन दिया हुआ है जो कट कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए बी सी 3 पॉइंट्स। कह रहा है कि सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, जहां पे कट कर रहा है एक ट्रायंगल बनेगा ए बी सी और उसका सेंट्रॉइड दिया हुआ है पी क्यू आर। तो ये कह रहा है प्रूफ करिए कि इक्वेशन ऑफ प्लेन जो होगा वो एक्स बाई पी इज इक्वल प्लस वाई बाई क्यू इज इक्वल प्लस जेड बाई आर इज इक्वल टू 3 होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हम लोग को पता है ये जो प्लेन लिखा हुआ है यही प्रूफ करना है हमको, और ये हमको पता है कि इंटरसेप्ट फॉर्म में कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको पहले एज्यूम कर लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म में एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है कि जो एक्स एक्सिस पे जो ये इंटरसेप्ट काट रहा है वो कितना है, ए वाई पे कितना, बी और जेड पे कितना, सी। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए और बी सी लिख सकते हैं हम लोग। भाई एक्स एक्सिस पे ए अगर इंटरसेप्ट काट रहा तो इसका मतलब क्या है कि ये इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए 0 0। ऐसे ही बी वाले का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 बी 0। ठीक है, ऐसे ही सी वाले का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 सी 0 0 सी होगा। ठीक है, ये लाइन के ये हम लोग पढ़े थे प्लेन के इक्वेशन लिखते वक्त ही। ठीक है, तो अगर ये इंटरसेप्ट काट रहा है एक्स पे ए, वाई पे बी, जेड पे सी, तो ये कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स हो जाएंगे जहां पे ये कट कर रहा है। ठीक है, तो यही मैंने कैलकुलेट किया है, बस ये लिखा हुआ है, बोल बचन किया गया है। आगे देखते हैं। अगर ये प्लेन्स अगर ये ट्रायंगल के पॉइंट्स मिल गए हमको ए बी सी के, तो हमको ये पता है कि सेंट्रॉइड क्या होता है। क्या है सेंट्रॉइड का फॉर्मूला, तो ये होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू कॉमा y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। ऐसे ही z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइडेड बाई 3। तो ऐसे सेंट्रॉइड हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे किसी एक को, इसको मान लेता हूँ मैं x1 y1 z1, ये हो जाएगा x2 y2 z2, तो ये हो जाएगा x3 y3 z3। तो क्या करूं, x वाला कंपोनेंट जोड़ के डिवाइड कर दूं 3 से, y वाला कंपोनेंट जोड़ के डिवाइड कर दिया 3 से, z वाला कंपोनेंट जोड़ के डिवाइड कर दिया 3 से। तो सेंट्रॉइड ये आ गया किसका, जो प्लेन हमने मान रखा है, क्या माना है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1। इस प्लेन का सेंट्रॉइड कितना आया, a/3 b/3 c/3। अब ध्यान दीजिए, ये चूंकि दिया हुआ है कि सेंट्रॉइड उस ट्रायंगल का पी क्यू आर है, तो उस प्लेन का इक्वेशन बताइए। अगर सेंट्रॉइड ये है तो प्लेन का इक्वेशन क्या है, प्लेन का इक्वेशन ये है। अगर सेंट्रॉइड पी क्यू आर होता तो क्या होता प्लेन का इक्वेशन। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम सेंट्रॉइड इक्वल कर दे रहे हैं दोनों। ठीक है, तो हम लोग जैसे ही सेंट्रॉइड भाई दोनों इक्वल कर देंगे तो क्या होगा, पी की वैल्यू हो जाएगी a/3, कंपोनेंट वाइज इक्वल हो जाएंगे, क्यू की वैल्यू हो जाएगी b/3, आर की वैल्यू हो जाएगी c/3। तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पी क्यू आर निकाल लेंगे और उसी को क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में रख देंगे, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड जो प्लेन है वो आ जाएगा।
ठीक है, ये यही प्रूफ भी करना था भाई। ए बी सी हमने उठा के किस में रख दिया, इन टर्म्स ऑफ पी क्यू आर, किस में, इक्वेशन 1, और यही हमारा रिक्वायर्ड प्लेन आ गया। आगे बढ़ते हैं। A variable plane is at constant distance 3p from the origin and meets the axes in B, C so that the locus of the center. Locus मतलब क्या, बिंदु पथ। अब ये कह रहा है कि एक वेरिएबल प्लेन है जो कांस्टेंट डिस्टेंस 3p पे है। कहाँ से, ओरिजिन से इसका कांस्टेंट डिस्टेंस 3p है। अच्छा, ये मैं पहले ही ड्रॉ कर लिया क्योंकि पढ़ाते वक्त ड्रॉ करने में टाइम लग जाता है, ठीक है, तो थोड़ा लेक्चर बहुत धीमा हो जाता है, ठीक है। तो अगर ये मैं ओरिजिन से इस प्लेन का डिस्टेंस दिया है 3p और ये कट कर रहा एक्सिस पे क्या, ए बी सी पे, तो कह रहा है कि लोकस बताइए किसका, सेंट्रॉइड का, ट्रायंगल ए बी सी के। और वो कह रहा है कि ये प्रूफ करिए कि इतना होगा क्या, x की पावर -2 प्लस y की पावर -2 प्लस z की पावर -2 इज इक्वल टू p की पावर -2। p 3p क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू दिस प्लेन। अब देखिए, हिंट मैं दे दे रहा हूँ, पिछले क्वेश्चन की तरह है। अगर मैं जैसे ही मुझे पता चला कि लोकस ऑफ सेंट्रॉइड, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रूफ करना क्या है कि लोकस ऑफ सेंट्रॉइड, तो क्या करेंगे, लोकस लिखने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक वेरिएबल पॉइंट मान लेते हैं। तो हमने मान लिया कि कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड क्या है, ये है पी अल्फा बीटा गामा। उसके बाद क्या करते हैं, अप्लाई द गिवन कंडीशन, जो कंडीशन दिया हुआ होता है उसको, उसी को एनालाइज करते हैं और उसके हिसाब से चलते हैं, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या करते हैं, अल्फा बीटा गामा जो भी हमने वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया है उसको एक्स वाई जेड में कन्वर्ट कर देंगे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमको ये पता है कि अगर ये प्लेन इक्वेशन, ये प्लेन कट कर रहा एक्स वाई जेड एक्सिस पे कुछ इंटरसेप्ट ए बी सी, तो इसका इक्वेशन ये होता है, ठीक है। और इसका क्या होगा, अभी इसके पहले पढ़े कि अल्फा की वैल्यू आ रही थी a/3, बीटा की वैल्यू, अगर इसका सेंट्रॉइड अल्फा बीटा गामा है तो इस पॉइंट्स के हिसाब से क्या होगा, a/3, b/3, c/3। इसके पहले भी तो यही कर रहे थे ना, यही तो आया था भाई। पी क्यू आर की जगह पे क्या हो गया, अल्फा बीटा गामा मान लिए, ठीक है। तो ये अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू, आगे ये हिंट है, ठीक है। देखते हैं। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन दिया हुआ है 3p। अब ध्यान दीजिए, मैंने मान रखा है प्लेन का इक्वेशन ही, तो इससे 3p डिस्टेंस किसका है, 0 0 से इसका डिस्टेंस 3p है प्लेन का। तो आगे बढ़ते हैं। अगर 0 0 से डिस्टेंस निकालना हो तो क्या करते हैं, उसी प्लेन के इक्वेशन में एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 रख देंगे, पूरे प्लेन की इक्वेशन में, डिवाइडेड बाय क्या, जो एक्स का कोफिशिएंट है, वाई का कोफिशिएंट, जेड जेड का कोफिशिएंट है, अंडर रूट में करके उनका स्क्वायर कर देते हैं। और यही डिस्टेंस आया, ये कितना बोल रहा है, वो 3p है। तो क्या करूं मैं, अब ध्यान दीजिएगा, ये 1/3p करूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया इतना। अब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² इक्वल टू 9p²। और चूंकि हमको पता है कि सेंट्रॉइड इस वाले के लिए क्या होता है, a/3, b/3, c/3, और हमने क्या माना है, अल्फा बीटा गामा, तो इसको इक्वल कर दिया, अल्फा इज इक्वल टू a/3, बीटा इज इक्वल टू b/3, गामा इज इक्वल टू c/3। तो अल्फा ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3 अल्फा, बी की वैल्यू कितनी, 3 बीटा, सी की वैल्यू कितनी, 3 गामा। क्यों अल्फा बीटा गामा में लिख रहा हूँ, क्योंकि हमें अल्फा बीटा गामा में ही चाहिए ना। तो ये ए बी सी की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो हमारे पास ये कंडीशन आई। यही क्या है, कि लोकस है किसका, ये किसका लोकस है, तो इसके सेंट्रॉइड का, ठीक है ना, वेरिएबल प्लेन के सेंट्रॉइड का लोकस है। तो लोकस है तो लास्ट में क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं एक्स वाई जेड को, ये क्योंकि यही वेरिएबल पॉइंट माना था हमने, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड से रिप्लेस कर देंगे, तो लोकस मिल जाएगा हमको ये। अब इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द पॉइंट 2 3 4 एंड पैरेलल टू द प्लेन दिस। तो ये तो बहुत आसान है ना, गिवन है इक्वेशन ऑफ प्लेन ये। अब इसके पैरेलल किसी प्लेन का इक्वेशन लिखना है तो क्या करूं, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, बस इतना। पैरेलल मतलब क्या, डायरेक्शन सेम, और इस समय पे डायरेक्शन सेम नहीं होता, क्या सेम होता है, नॉर्मल सेम होता है। तो 5x माइनस 6y उस प्लस 7z, इतना तो उस वाले प्लेन में भी होगा, प्लस क्या, अब ये ही है लेमडा, हमने क्यों जोड़ा, क्योंकि भाई ये अगर प्लेन है, ठीक है, तो इसके पैरेलल कोई भी प्लेन होगा तो या तो इसके ऊपर होगा या फिर इसके नीचे होगा, यही तो होगा ना। तो बस डिस्टेंस का फर्क है, फासला सिर्फ डिस्टेंस का है। नॉर्मल वेक्टर तो सबका सेम होगा ना, यानी डायरेक्शन देखिए, लाइन के केस में डायरेक्शन होता है, यही इस केस में नॉर्मल है कि नॉर्मल से बात होती है। ये नॉर्मल सबका क्या होगा, अगर पैरेलल है तो नॉर्मल सबका क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, ठीक है, यानी सेम ही होगा, सिर्फ यानी डायरेक्शन सेम होगा नॉर्मल का, क्या बदल जाएगा, बस डिस्टेंस बदलेगा, कुछ प्लेन्स इसके ऊपर हो सकती हैं या इसके नीचे होगा। अब हमको वो फाइंड करना है जो किससे पास हो रहा हो, 2 3 4 से।
तो ये हो गया हमारा प्लेन क्या, फैमिली ऑफ प्लेन हो गया जो इसके पैरेलल है। मुझे वो फैमिली में से उस मेंबर को फाइंड करना है प्लेन के जो 2 3 4 से पास कर रहा, तो इसी को पास करा देंगे 2 3 4 से। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई क्या 2 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई क्या 3 प्लस का क्या 7 मल्टीप्लाइड बाई क्या 4 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। तो ये कैलकुलेट कर लीजिए कितना आया, ये आ गया 10 और ये हो गया -18, ये हो गया 28। तो हमें लगता है कि लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 10 10 लेमडा की वैल्यू आ गई माइनस का 20। ठीक है, बस यही लेमडा उठा कर रख देंगे। हमको इस ये पैरेलल प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा जो इससे पास होता हुआ। इसके पैरेलल इनफाइनाइट मेनी प्लेन्स होंगी, लेकिन मुझे उस मेंबर को खींच के लेके आना है जो इस पॉइंट से पास हो रहा हो, किससे 2 3 4 से। तो इसलिए लेमडा की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया। अब आगे बढ़ते हैं। Find the equation on plane which is perpendicular to the planes this and which contains a line of intersection of the uh, planes this and this। तो ये अभी मैंने बताया कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन लिखा हुआ है, यहाँ सही लिखा हुआ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होता प्लेन के केस में, क्या होता है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होता है। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास एक प्लेन दिया हुआ है, बताइए पाई 1, ये इसको मान लेते हैं हम लोग पाई 1, दूसरा क्या है पाई 2, ये पाई 1 है ये पाई 2 है। तो इसके इसके इंटरसेक्शन से जो भी पास होगा प्लेन उसका जनरल इक्वेशन ये होगा, यानी फैमिली का ही इक्वेशन लिख दिया मैं। ठीक है, इसके इंटरसेक्शन से पास होता हुआ, जैसे हम लोगों ने अभी तो पढ़ा कि अगर दो प्लेन्स हैं और ये पास हो रही, एक ये इंटरसेक्ट कर रही कहीं पे, तो इनके इंटरसेक्शन से जो भी प्लेन पास हो रहा है इंटरसेक्ट लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से, उसका जो इन जनरल इक्वेशन क्या होगा पाई 1 प्लस लेमडा टाइम्स पाई 2 इज इक्वल टू 0। अब ये कह रहा है ये इक्वेशन हो गया मेरा प्लेन का, ये कह रहा क्या है ये परपेंडिकुलर है इस प्लेन के। तो क्या करेंगे देखिए लेमडा टाइम्स पाई 2, तो क्या करेंगे x प्लस 2y, पहले पाई 1 लिख लेते हैं, प्लस 3z माइनस 4 और टाइम्स लेमडा क्या है, लेमडा तो पैरामीटर है, तो ये हो गया 2x प्लस वाई माइनस का क्या z प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। इसको हमने 0 कर लिया। अब ये जो प्लेन है ये क्या है सारे प्लेन्स हैं, इसके इसके इंटरसेक्शन से पास होता हुआ जितने प्लेन्स है सारे प्लेन्स का इक्वेशन, लेकिन मुझे वो फाइंड करना है जो क्या है इस वाले के परपेंडिकुलर हो, किस वाले के, ये जो दिया है यहाँ पे ये वाले के परपेंडिकुलर हो। तो क्या करेंगे सबसे पहले इसको एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट के टर्म में लिखेंगे। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है 1, यहाँ पे है 2 लेमडा, तो एक्स 1 प्लस 2 लेमडा इंटू एक्स, फिर क्या हो जाएगा वाई का बताइए 2 प्लस का क्या लेमडा इंटू वाई प्लस ऐसे ही जेड का क्या हो जाएगा 3 माइनस का क्या लेमडा इंटू जेड, और लास्ट में क्या बचा, लास्ट में बचा क्या ये लास्ट में हो जाएगा -4 है क्या, हाँ -4 और प्लस का क्या 5 टाइम्स लेमडा इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन ऑफ प्लेन किसका पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू प्लेन्स। अब मुझे पता करना है कि उस प्लेन का इक्वेशन जो इसके परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला इसके परपेंडिकुलर होगा, और जैसे ही परपेंडिकुलर का कंडीशन हमने सुना तो हमें क्या लगा देना a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारे पास, और इसको सॉल्व कर लीजिएगा लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद जो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी वही हमारा क्या हो जाएगा, तो फिर लेमडा की वैल्यू इसमें रख देंगे, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तब तो मुझे लगता है यहीं तक था, और तो धन्यवाद लेक्चर देखने के लिए। लेक्चर एंड करते हैं यहाँ।